जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, सलाम, आदाब, वड़क्कम, सत श्री अकाल, जूले। और जैसा कि ट्रेंड में चल रहा है तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। मैं रवि सिंह साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत की थी जिसका नाम था रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। तो रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला पार्ट रासायनिक समीकरण का मैंने अलग कर दिया था जिसमें ये बताया गया था कि रासायनिक समीकरण होता क्या है, दैनिक जीवन में इसका क्या असर होता है, रासायनिक समीकरण को समझते कैसे हैं, रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं, उसका महत्व क्या है, ये सारे चीजों के बारे में हमने पढ़ा था। और दूसरा पार्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो यहां पर एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से और गुजरात बोर्ड के हिसाब से जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो 5 प्रकार की होती है। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद एक तीसरा पार्ट भी बनाया जाएगा जिस तीसरे पार्ट वाले वीडियो में ये बताया जाएगा कि ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के कितने प्रकार है। तो ऊष्मा के आधार पर अभिक्रियाओं के 2 प्रकार हैं, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं और एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का यानी कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन पर या फिर हमारे दैनिक क्रियाक्रम में कैसे प्रभाव पड़ता है, इस चीज को विकृत गंधिता को संक्षारण को हम लोग पार्ट 3 में कवर करेंगे। पार्ट 2 में हमें सिर्फ ये समझना है कि अभिक्रियाएं 5 प्रकार की होती है और उसको उदाहरण के साथ हम लोग समझेंगे। एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूं। सबसे पहले देखो यहाँ पर पार्ट 2 हमारा चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उसके प्रकार उदाहरण सहित। ये हमारा पार्ट 2 चल रहा है। 5 प्रकार मैंने बताया। पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया भी 3 प्रकार के होते हैं जिसमें से पहला है ऊष्मीय अभिक्रिया, दूसरा है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। कौन से में? वियोजन अभिक्रिया में। इसके बाद तीसरा आता है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा आता है उपचयन एवं अपचयन मीन्स होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अभिक्रिया। ये दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ये 5 अभिक्रियाओं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। तो शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं बात करूंगा संयोजन अभिक्रिया के बारे में। संयोजन अभिक्रिया के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, संयोजन का मतलब होता है मिलना, संयोजन का मतलब होता है योग होना। तो जिस किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ध्यान देना, जिस भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, जिस भी किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर नया उत्पाद बनाते हैं उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और वो उत्पाद एकल ही उत्पाद बनेगा, उसमें 2 उत्पाद नहीं बनेगा। फिर से बोलता हूं, जिस किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर जुड़कर संयोजित होकर एकल उत्पाद बनाते हैं, ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। हमारे पास यहाँ पर 3 उदाहरण है। मैं एक एक उदाहरण को आप लोगों को समझाता हूं। पहला उदाहरण दिया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर पानी के साथ हो। कहने का मतलब क्या? कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO यानी कि चूने का पत्थर। चूने के पत्थर को पानी के साथ अभिक्रिया कराना है, मतलब चूने के पत्थर को अगर पानी में डाल दिया जाए तो क्या होता है? बुलबुले निकलने लगते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में गर्मी निकलती है। तो चूने के पत्थर को अगर पानी के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो चूना और पानी दोनों क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। और दोनों के मिलने की वजह से जो उत्पाद बन रहा है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। और बड़ी मात्रा में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो कैसे उत्पन्न हो रही है? क्योंकि चूने को जब पानी में डाला गया तो वो बुलबुला जो निकल रहा था वो ऊर्जा का स्वरूप था, गर्मी के स्वरूप में ऊर्जा निकल रही थी। तो यहां पर आप देख रहे हो 2 अभिकारक हैं और 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। और ये जो एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना। कैल्शियम ऑक्साइड को चूने का पत्थर बोलते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरे एक उदाहरण की मैं बात करूं, यहां पर देखो कार्बन।
कार्बन मतलब कोयला। कोयला, अगर कोयले को दहन किया जाए, कोयले को जलाया जाए, तो आपको पता है उसमें से भी ऊर्जा निकलती है। तो कोयला जो है कार्बन का स्वरूप होता है। अब कोयला को जलाया जा रहा है तो उसको वातावरण में से ऑक्सीजन मिलेगा, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर, यानी दो अभिकारक संयोजित होकर जुड़कर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। यहां पर भी वही हुआ, दो अभिकारक संयोजित होकर एकल उत्पाद बनाए, मतलब इसको भी बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। तीसरा उदाहरण देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों अणु स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, लेकिन जब पानी का अणु बनना होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों संयोजित होते हैं और संयोजित होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, और वो एकल उत्पाद क्या होता है, पानी। तो तीन उदाहरण जो मैंने आप लोगों के सामने रखे, ये तीनों उदाहरण से ये बातें तो क्लियर हो जाती है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, और तीनों उदाहरण को मैंने अलग अलग उदाहरण लेकर समझाया। संयोजन अभिक्रिया यहाँ पे कंप्लीट होती है। दूसरा हम आते हैं वियोजन अभिक्रिया में। वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, अलग होना, टूटना। वियोजन मतलब अलग होना या टूटना। देखो अब यहां पर वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार हैं, मतलब जब भी कभी दैनिक जीवन में या रासायनिक रूप से वियोजन की अभिक्रिया होती है तो वो तीन प्रकार की हो सकती है। या तो वो वियोजन ऊष्मा की वजह से हुआ होगा, जिसको हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या तो वो वियोजन विद्युत की वजह से हुआ होगा, जिसको विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, या फिर वो वियोजन प्रकाश की सहायता से हुआ होगा, जिसको प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक एक करके समझेंगे। वियोजन का मतलब होता है टूटना, अलग होना। तीन प्रकार हैं इसके। पहले वियोजन अभिक्रिया क्या है वो समझते हैं। जिस भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक ऊष्मा, ताप, प्रकाश या फिर विद्युत की वजह से टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। मैं एक बार फिर से बोलता हूं, जिस भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में एकल अभिकारक प्रकाश, ताप या फिर विद्युत की वजह से टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया के तीन प्रकार। पहला वाला है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, या फिर उसको तापीय वियोजन अभिक्रिया भी बोल सकते हो। तापीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी रासायनिक वियोजन अभिक्रिया कि जिस वियोजन अभिक्रिया में या फिर जिस वियोजन अभिक्रिया को होने के लिए ताप जिम्मेदार होता है, वो तापीय वियोजन अभिक्रिया। जिस वियोजन अभिक्रिया को होने के लिए विद्युत जिम्मेदार होता है, वो विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। और जिस वियोजन अभिक्रिया को होने के लिए प्रकाश जिम्मेदार होता है, वो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होता है। हम लोग पहले पढ़ेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के बारे में। यहां पर देखो एक इक्वेशन मैंने लिया है, समीकरण लिया हुआ है। ये आयरन सल्फेट है, FeSO4, मतलब आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट बोल सकते हैं, ठीक है। फेरस सल्फेट को जब गर्म किया गया, उष्मा दिया गया, टेम्परेचर दिया गया, तो वो आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया। मतलब एक सिंगल अभिकारक था, एक अभिकारक उष्मा देने की वजह से टूटकर तीन उत्पाद बनाता है। इसका मतलब आप क्या समझते हो कि एक अभिकारक से तीन उत्पाद बन रहा है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि ये वियोजन अभिक्रिया हो रहा है। ये अभिकारक क्या हो रहा है, टूट रहा है। अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है। दूसरा देखो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, चूने का पत्थर, ठीक है। अभी कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर के पत्थर का सूत्र होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया गया, हीट किया गया, उष्मा दी गई, तब क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया, यानी चूने का पत्थर अलग हो गया, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकल गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जो है एक ऊर्जा का स्वरूप ही है। तो यहां पर देखो एक ही अभिकारक था, ये उष्मा की वजह से टूटकर दो उत्पाद में बन गया, या दो उत्पाद में उसका निर्माण हो गया। तो इससे आप समझ सकते हो कि ये भी वियोजन अभिक्रिया है। हम लोग ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के दो एग्जाम्पल देख लिए। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा है PbNO3 2। इसका मतलब होता है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया गया तो लेड ऑक्साइड अलग हो गया, यानी PbO अलग हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। लेड नाइट्रेट एक सिंगल अभिकारक है,
सिंगल अभिकारक टूटकर 3 उत्पाद का निर्माण करता है तो ये भी एक वियोजन की अभिक्रिया हुई। अब ये सिंगल अभिकारक जो टूटता है 3 उत्पाद बनाता है तो वो किसकी वजह से बन रहा है? गर्मी की वजह से। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? उष्मीय वियोजन अभिक्रिया या फिर तापीय वियोजन अभिक्रिया। ये मामला यहां पर क्लियर होता है। इसके बाद वियोजन अभिक्रिया का दूसरा प्रकार आता है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि विद्युत की सहायता से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जल का विद्युत अपघटन एक प्रयोग है। इस प्रयोग में क्या है? 2 रोड लिया गया है, एक इलेक्ट्रोड और दोनों इलेक्ट्रोड है, एक एनोड है, एक कैथोड है। दोनों को अंदर डाला गया है, मंद सल्फ्यूरिक एसिड उसमें मिलाया गया है और उसके बाद बैटरी के माध्यम से उसके अंदर करंट सप्लाई किया गया है। और जो एनोड और कैथोड लिया गया है वो कार्बन की छड़ का यूज करके एनोड और कैथोड को बनाया गया है। ठीक है। अब जब बैटरी के माध्यम से 6 वोल्ट की बैटरी के माध्यम से उसके अंदर जब करंट सप्लाई किया गया तो पानी के जो अणु हैं वो आयन के स्वरूप में बदल गए। पानी का अणु क्या होता है? H2O होता है ना। पानी क्या होता है? H2O। तो जब विद्युत अपघटन हुआ, जल का विद्युत अपघटन हुआ तो ये बन गया 2H+ और प्लस O2-, मतलब आयन के स्वरूप में अलग हो गया। अभिकारक देखो यहां पर एक ही है लेकिन ये टूटकर विद्युत की वजह से टूटा। किसकी वजह से? विद्युत की वजह से। क्यों? क्योंकि बैटरी के द्वारा पावर सप्लाई किया गया और करंट जब सप्लाई हुआ तो उसका आयनीकरण हो गया। इसीलिए पानी में करंट भी लगता है। तो आयनीकरण होने की वजह से हाइड्रोजन के आयन अलग हो गए और ऑक्सीजन के आयन्स अलग हो गए। ये दोनों अलग अलग आयन्स हो गए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया में जल के विद्युत अपघटन वाले प्रयोग से हम समझ सकते हैं कि कैसे विद्युत की वजह से वियोजन अभिक्रिया होती है। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो प्रकार है वियोजन का वो है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने के लिए प्रकाश जिम्मेदार है या सूर्य प्रकाश जिम्मेदार है या सनलाइट, आप जो भी समझ सकते हो। ठीक है। यहां पर देखो 2 मैंने एग्जाम्पल लिया है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के लिए। एक सिल्वर क्लोराइड AgCl, Ag का मतलब सिल्वर और Cl का मतलब क्लोरीन। तो सिल्वर क्लोराइड को सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब रखा जाता है तो सिल्वर जो होता है अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस जो है हवा में उड़ जाती है। ठीक है। सेम उसी तरह क्लोरीन की जगह ब्रोमीन रख दिया जाए तो ये सिल्वर ब्रोमाइड की जब अभिक्रिया कराई गई सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, तो सिल्वर अलग हो गया और ब्रोमीन क्या हुआ? अलग हो गया। अब यहां पे देखो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड एक सिंगल अभिकारक था, एकल अभिकारक था, टूटकर 2 उत्पाद बनाया, ये भी वियोजन है। लेकिन किसकी वजह से हुआ? सूर्य प्रकाश की वजह से हुआ। तो ये कौन सा प्रकार हुआ? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया हुआ। सेम वही चीज क्लोरीन की जगह ब्रोमीन रखा तो सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमीन अलग हो गया, यानी सिंगल अभिकारक से 2 उत्पाद बना। अब यहां पर देखो जो सिल्वर ब्रोमाइड वाला रासायनिक अभिक्रिया है ना, इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या होता है? एक्सरे आप लोग समझते हो ना। एक्सरे का जो पेपर निकलता है ना, एक्सरे में हड्डियों का जो स्कैनिंग होता है वो श्याम श्वेत फोटोग्राफी होता है, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की चीजों में ये वाली रासायनिक अभिक्रिया का यूज किया जाता है और इसका यूज करके श्याम श्वेत फोटोग्राफी बनाया जा सकता है। इसका एक यूज आप लोगों को याद रखना है। दूसरी चीज, यहां पर हम लोगों का वियोजन अभिक्रिया कंप्लीट होता है। हमने 2 पढ़ लिया, एक संयोजन अभिक्रिया, एक वियोजन अभिक्रिया। तीसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक का कोई एक तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे, उसको हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहां पर देखो आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ हो रही है। आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के साथ हो रही है तो यहां पर क्या हो रहा है? FeSO4। आयरन पहले स्वतंत्र अस्तित्व रखता था लेकिन अब आयरन के साथ सल्फेट जुड़ गया है और कॉपर अलग हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि तत्व विस्थापित हो गया। विस्थापित कोई भी तत्व कब होता है? वो डिपेंड करता है उसकी क्रियाशीलता पर। अब यहां पर आयरन जो है ना वो कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। अगर आयरन कॉपर की तुलना में कम क्रियाशील होता तो विस्थापन की अभिक्रिया नहीं हो पाती।
विस्थापन की अभिक्रिया तभी संभव है जब कोई तत्व जिसको विस्थापित करना है उसकी तुलना में ज्यादा क्रियाशील हो। तो यहां हमें कॉपर को विस्थापित करना था, तो इसकी अभिक्रिया आयरन से कराई गई, तो आयरन अधिक क्रियाशील था, इसीलिए कॉपर क्या हुआ, विस्थापित हो पाया। ठीक है। अब यहां पर देखो आयरन कैसा होता है, एकदम स्टील कलर का चमकता हुआ होता है, और कॉपर सल्फेट का विलयन जो है नीले कलर का होता है। लेकिन जब दोनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया हुई तो ये क्या हो गया, विस्थापन हो गया, आयरन के साथ सल्फेट जुड़ गया और कॉपर स्वतंत्र हो गया। तो जब ऐसा हुआ तो पहले जो कॉपर सल्फेट का विलयन था वो आयरन सल्फेट का जब विलयन बन गया तो विलयन का कलर मटमैला हो गया, गंदा हो गया, और जो आयरन पहले चमकता हुआ था वो आयरन का कलर बदल के भूरे रंग का हो गया, वो रंग में परिवर्तन हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि विस्थापन की अभिक्रिया हुई। ठीक है। ठीक वैसे ही दूसरी रासायनिक अभिक्रिया देखो, जिंक है, तो जिंक की अभिक्रिया फिर से कॉपर सल्फेट के साथ कराई गई, तो फिर से वही हुआ। जिंक जो स्वतंत्र अस्तित्व रखता था वो कॉपर सल्फेट के साथ जुड़कर जिंक सल्फेट बना लिया, और जो कॉपर सल्फेट में कॉपर था वो कॉपर अलग हो गया। मतलब फिर से यहां पर आप ये समझ सकते हो कि जिंक की जो क्रियाशीलता है वो कॉपर की क्रियाशीलता से अधिक है, यानी जिंक कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। दोनों ही रासायनिक अभिक्रिया में कॉपर की तुलना में आयरन भी अधिक क्रियाशील है, और यहां पर जिंक भी कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है। तीसरा एक रासायनिक अभिक्रिया यहां पर उदाहरण दिया हुआ है, विस्थापन की अभिक्रिया में लेड की अभिक्रिया कराई गई, किसके साथ, कॉपर क्लोराइड के साथ। तो लेड जो पहले पीबी, जो पहले स्वतंत्र अस्तित्व रखता था, वो अब कॉपर क्लोराइड के क्लोरीन के साथ जुड़कर लेड क्लोराइड बना लिया, और कॉपर जो है फिर से स्वतंत्र अस्तित्व रख लिया, तो कॉपर फिर से अलग हो गया। मतलब एक तत्व क्या कर रहा है, यौगिक या विलयन में रहे हुए दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे रहा है, हटा दे रहा है, और खुद उसकी जगह ले रहा है, तो उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, आप फिर यहां पर देखो लेड का जो क्रियाशीलता है कॉपर से अधिक है। मतलब तीनों रासायनिक अभिक्रिया में एक चीज तो फिक्स है कि जो तत्व विलयन में रहे हुए दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहा है उस तत्व की क्रियाशीलता विलयन में रहे हुए तत्व की क्रियाशीलता से अधिक होगी। ये चीज आपको याद रखना है। अगर ऐसा नहीं है तो विस्थापन की अभिक्रिया संभव भी नहीं होगी। यहां पर इसको मैटर को खत्म करते हैं। चौथा पॉइंट है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में एक ही तत्व का विस्थापन होता था, और द्विविस्थापन अभिक्रिया में डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल विस्थापन होता है। कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं उन अभिकारकों में आयनों का आदान प्रदान या फिर आयनों का विस्थापन होकर नया उत्पाद बनता है, उसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसे, द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है समझना। यहां पे लिखा है सोडियम सल्फेट, यहां पे लिखा है बेरियम क्लोराइड। ठीक है। अब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में यहां पे Na2 इसके Cl के साथ जुड़ जाएगा, और यहां पे सल्फेट जो है वो बेरियम के साथ जुड़ जाएगा। मतलब इसका प्लस वाला पार्ट इसके माइनस के साथ जुड़ जाएगा, और इसका माइनस वाला पार्ट इसके प्लस के साथ जुड़ जाएगा। ये प्लस ये माइनस जुड़ जाएगा, और ये माइनस ये प्लस जुड़ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, जो धन आयन था वो ऋण आयन के साथ विस्थापित होकर बेरियम सल्फेट बना लिया, जिसको अवक्षेप बोलते हैं, अवक्षेप बोलते हैं। और इसका जो ऋण आयन था वो दूसरे अभिकारक के धन आयन के साथ जुड़कर दूसरा विलयन में घुल सके या विलय हो सके, ऐसा एक यौगिक या विलयन का निर्माण किया जो सोडियम क्लोराइड बना। ठीक है। ये विलयन स्वरूप में होगा, ये विलयन स्वरूप में इसका निर्माण हुआ। यहां पे क्या हो रहा है, दोनों तरफ से तत्वों के आयनों का विस्थापन हो रहा है। यहां पर धनायन का विस्थापन हुआ तो इसके ऋणायन के साथ जुड़ गया, और यहां पे ऋणायन का विस्थापन हुआ तो इसके धनायन के साथ जुड़ गया। जब इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ जुड़ा तो सोडियम क्लोराइड बन गया, जब इसका ऋणायन इसके धनायन के साथ जुड़ा तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बन गया। इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। मतलब दो बार विस्थापन होना, एक बार धनायन का विस्थापन होना, एक बार ऋणायन का विस्थापन होना, जिसको बोलते हैं आयनों का आदान प्रदान। आयनों का आदान प्रदान, एक का आयन दूसरे आयन के साथ जुड़ गया, एक का आयन दूसरे आयन के साथ जुड़ गया। ये हो गया द्विविस्थापन की अभिक्रिया।
इसके बाद आता है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों को मिला दिया जाता है तो जो नया नाम निकल कर आता है वो होता है रेडॉक्स। यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम लोग कुल मिला जुलाकर अगर रेडॉक्स की भी अभिक्रिया बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। समझना क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन में वृद्धि होना, हाइड्रोजन में कमी होना, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का दूर होना। सेम इसका उल्टा रिडक्शन में होता है। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन दूर होता है, यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ये बात आप लोगों को दो चीजें ध्यान रखनी है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन जुड़ता है, जिसको उपचयन बोलते हैं, और रिडक्शन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन जुड़ता है, जिसको अपचयन बोलते हैं, और दोनों को मिला जुलाकर हम लोग रेडॉक्स बोलते हैं। उसके लिए यहां एक अभिक्रिया दिया हुआ है, जैसे ये कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया हो रही है, तो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, तो ऑक्सीजन जुड़ना यानी ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया हो गई। अब मैं आप लोगों को एक ऐसा एग्जांपल लेकर बताता हूं जिसमें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पता चल जाए, और ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। समझो, जैसे यहां पर कॉपर ऑक्साइड है, जो कॉपर ऑक्साइड यहां पर बना उसी को मैंने यहां रख लिया, और इसकी अभिक्रिया मैंने हाइड्रोजन से कराई। हाइड्रोजन से इसलिए कराई क्योंकि किसी चीज का अगर एक बार ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसको फिर से रिडक्शन कराया जाए तो वापस वो अपने पुनः पहले वाली स्थिति में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया तो कॉपर में से ऑक्सीजन अलग हो गया, कॉपर में से ऑक्सीजन हट गया और कॉपर बच गया। तो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का दूर होना, ऑक्सीजन का दूर होना क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन दूर होकर कॉपर बन गया, तो ये रिडक्शन हुआ। और जहां पे जो हाइड्रोजन था उस हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और जुड़कर पानी बना लिया, तो यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। जहां ऑक्सीजन जुड़ रहा है वहां ऑक्सीडेशन होगा, जहां ऑक्सीजन माइनस हो रहा है वहां पे रिडक्शन होगा, जहां हाइड्रोजन जुड़ रहा है वहां पे रिडक्शन होगा, जहां हाइड्रोजन कम हो रहा है वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। ये इस एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, जिंक ऑक्साइड का अगर अभिक्रिया कार्बन के साथ कराई जाए तो जिंक बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। अब यहां पर देखो, जिंक ऑक्साइड से जिंक बना तो ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। और कार्बन के साथ वही ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। सेम मैंगनीज ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में भी यही प्रक्रिया होगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझने की। सो फाइनली जो रासायनिक अभिक्रिया समझानी थी वो मैंने उदाहरण के साथ जो 5 प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया और उपचयन अपचयन द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दी। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। इसके पहले का वीडियो पार्ट 1 देखने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोगों को देख लेना है, और उस वीडियो को अगर आप देखे रहोगे तो ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। जय हिंद।